Hello students, welcome back to the channel. In this video we'll discuss part 2 of chapter number 15, Indian National Movement 1919 to 1947. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, civil disobedience movement. बेटा हिंदी में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सुनो। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने चलाया तो गांधी जी ने क्या रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, आप अगर ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते हैं जो इंडिया में ऑपरेट हो रहा है तो आपको स्कूल जाना बंद कर देना है, टीचर्स को पढ़ाना बंद कर देना है, लॉयर्स को कोर्ट जाना बंद कर देना है। ये सब हमने किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो उसमें नॉन कोऑपरेशन का एलिमेंट तो था, साथ ही साथ यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि जितने अनजस्ट लॉज हैं, वो कानून जो तुम्हें अनजस्ट लगते हैं, जितने भी अनजस्ट लॉज हैं उनको भी हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, जितने भी ड्रकोनियन लॉज हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, हम सब उन्हें फॉलो करना छोड़ देंगे। अब गांधी जी ऐसा भी कह रहे हैं। तो अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो इसमें नॉन कोऑपरेशन का एलिमेंट भी है, साथ ही साथ अनजस्ट लॉ को ब्रेक करने की बात भी कही गई है। चलो, किसने लॉन्च की थी बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? हमारे गांधी जी ने। गांधी जी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इन 1930। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की। किसके साथ बेटा? डांडी मार्च के साथ या सॉल्ट सत्याग्रह के साथ। डांडी मार्च मतलब गांधी जी डांडी के लिए निकल पड़े। कहाँ से निकल पड़े बेटा? साबरमती आश्रम से। इसी को डांडी मार्च भी कहते हैं, इसी को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की साबरमती आश्रम से अपने 78 सत्याग्रही, अपने ट्रस्टेड 78 फॉलोअर्स के साथ। और कहाँ पहुँच गए? डांडी पहुँच गए। डांडी कहाँ पर है बेटा? गुजरात कोस्ट पर सिचुएटेड है। डांडी कहाँ पर है? गुजरात कोस्ट पर सिचुएटेड है। ठीक है, आपको पता है ना, ये वाला स्टेट जो होता है हम इसे गुजरात कहते हैं। तो गुजरात स्टेट के कोस्टल एरिया में यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? डांडी। फिर से बताऊँ, देखो ये रहा गुजरात, और ये गुजरात देखो, ये ऐसे ऐसे गुजरात है, इतना गुजरात है ना। तो यहाँ पर है डांडी। यहाँ पर क्या है? डांडी। चलो, तो गांधी जी ने स्टार्ट की यात्रा साबरमती आश्रम से। कितने फॉलोअर्स के साथ? 78 सत्याग्रहियों के साथ। कहाँ पहुँचे? डांडी। साबरमती आश्रम से डांडी। डांडी कहाँ पर है? गुजरात के कोस्ट पर है। आफ्टर कवरिंग 385 किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर चले? 385। और कई बार माइल्स में भी पूछा जाता है तो क्या लिखोगे? 240 माइल्स। ठीक है, 240 माइल्स की ये पूरी यात्रा थी। और अगर किलोमीटर्स में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 385 किलोमीटर्स की। उन्होंने वहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया बेटा बाय पिकिंग अप हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द कोस्ट। वो जो कोस्टल एरिया डानी में वो पहुंचे थे, वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा नमक हाथ में उठाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। क्योंकि सॉल्ट बनाने के सोल राइट, एक अधिकार किसके पास थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे। मतलब हम इस फ्रीली अवेलेबल सॉल्ट को भी अंग्रेजों से खरीदते थे और अंग्रेज इसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये मोनोपोली अब नहीं चलेगी, ये एक अधिकार अब नहीं चलेगा, हम हमारा सॉल्ट खुद बना सकते हैं। ये जो एक्ट था, गांधी जी ने जो सॉल्ट उठाया कोस्ट से, ये एक्ट वॉयलेट करता था सॉल्ट लॉ को। ठीक है, और कहा, मतलब जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाने की बात की गई कि भाई हमारा नमक हम खुद बनाएंगे। दिस एक्ट सिंबलाइज्ड इंडियन शुड वॉयलेट द सॉल्ट लॉ। ये जो गांधी जी का एक्शन था, ये लोगों को क्या दिखाता था कि भाई अब आपको सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है और अपना नमक खुद बनाना है। ठीक है, अब बेटा ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ना, ये पूरी कंट्री में इतनी फेमस हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि क्या बताएं। ठीक है, गांधी जी ने कहा था सारे अनजस्ट लॉस को तोड़ना है, तो हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से लॉस को अनजस्ट समझा और उसे ब्रेक किया। शुरुआत किससे हुई थी? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से। ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हर सेक्शन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया। स्टूडेंट्स ने भी कैंपेन किए,
फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया, लिकर को बाइकआउट किया, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, सबने फॉरेन क्लॉथ्स का बाइकआउट किया, लिकर का बाइकआउट किया। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था इस मूवमेंट का वो था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा था। औरतों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्ट लिया। गवर्नमेंट रिप्रेशन की हम बात करेंगे। भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आपको क्या लगता है वो आसानी से चुपचाप बैठ के सारी चीज़ों को देखेगी? वो भी तो कुछ करेगी। फॉरेन गुड्स को आप बाइकआउट कर रहे हो, ठीक है, अनारकी ला रहे हो इंडिया में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप थोड़ी ना रहने वाली थी। उसने भी रिप्रेसिव मेजर्स को अडॉप्ट किया। रिप्रेसिव मेजर्स मतलब जहाँ लाठी चार्ज करना था वहाँ लाठी चार्ज किया, जहाँ गन चलानी थी वहाँ गन चलाई, कि भाई इस मूवमेंट को ख़त्म कर देना है। ये अंग्रेज़ों का पहला वो था, क्या बोलना चाहिए, काम, कि भाई कुछ भी करें हम, बस ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ये मूवमेंट ऐसी चलती रही तो ये लॉज ब्रेक करते जाएंगे और भारत को आज़ाद करा लेंगे। बेटा पुलिस ने लगभग 60,000 पीपल को अरेस्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर। अबाउट 60,000 पीपल वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, जवाहरलाल नेहरू भी अरेस्ट हो गए। इसके अलावा जितने भी और इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे वो सारे अरेस्ट हो जाते हैं। जैसे अब्दुल गफर खान है, वो भी जेल में चले जाते हैं। और फाइनली इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है 1934 में, जब होता है गांधी इरविन पैक्ट। आपकी जब सीनियर क्लासेस होंगी उन क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ होता है ये किस पैक्ट पे विड्रॉ होता है, किस पैक्ट पे विड्रॉ होता है बेटा? गांधी इरविन पैक्ट। और पता है ये पैक्ट क्यों होता है? क्योंकि इरविन बहुत टाइम से गांधी जी से बोल रहे थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने चलो, गांधी जी मान नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने इस पैक्ट के थ्रू इस बात को माना कि ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। अच्छा, गांधी जी क्यों मान गए बेटा? क्योंकि यहाँ पर इरविन प्रॉमिस करते हैं कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी कैदी हैं, इनको मैं आज़ाद कर दूंगा। ऐसी बात दोनों के बीच में होती है। इरविन की कौन सी बात रखते हैं गांधी जी की? ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। गांधी जी की कौन सी बात रख देते हैं इरविन? कि भाई मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो दूसरे प्रिजनर्स हैं सबको आज़ाद कर दूंगा। सिर्फ उन प्रिजनर्स को आज़ाद नहीं करूंगा जहाँ कहीं किसी कोई मर्डर वर्डर किया हो इन्होंने, कुछ ऐसा, कुछ सेडिशन, अगर जिनके सेडिशियस चार्जेस होंगे, बस मैं उन्हीं को नहीं छोड़ूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। ऐसा इरविन प्रॉमिस कर देता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा होगा, है ना, तो फिर उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे, इरविन बता देते हैं गांधी जी को। बाकी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को रिलीज कर दें। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है बेटा 1939 में। ब्रिटेन इसे ज्वाइन करता है 1942 में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। हिटलर ने 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटेन इसे ज्वाइन करता है 1942 में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिशर्स की साइड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, ठीक है, जिससे कि जापानीज़ के अटैक को रोका जा सके, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली, जर्मनी और जापान ये एक साइड में थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक साइड में थे। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि ये जो जर्मन आर्मी है ये ईस्टर्न साइड में बहुत बढ़िया तरीके से लड़ती हुई इंडिया की तरफ आ रही है। तो भाई हमको अगर इसके ऊपर चेक रखना है तो ब्रिटिश सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को लड़ना चाहिए ब्रिटिशर्स की साइड से। समझ में आ रही है बात? इंडियन सोल्जर्स को लड़ना चाहिए किसकी साइड से? ब्रिटिशर्स की साइड से, अगेंस्ट जापान। आया? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे हमारे कॉपरेशन की ज़रूरत थी। जो इंडियन लीडर्स थे इस बात को लेकर डरे हुए थे कि इतने सालों से तो हम अंग्रेज़ों की गुलामी झेल ही रहे हैं, इनसे तो आज़ाद हो नहीं पाए। अगर कभी गलती से ऐसा हो गया कि जापान जीत गया, क्योंकि जापान बहुत ब्रूटल है अपनी वॉर प्रैक्टिसेस को लेके, जापान जितना ब्रूटल कोई हो ही नहीं सकता है बेटा। तो गांधी जी को ये डर था कि ऐसा ना हो ब्रिटिश से तो हम आज़ादी ले ना पाएँ और जापान के गुलाम बन जाएं। तो दोनों तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कॉपरेशन चाहती थी इंडियन लीडर्स का कि भाई आप लोग देख लो जापान आ रहा है, क्या करना है। मार्च 1942 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक मिशन भेजती है इंडिया में
जिसको हेड कर रहे होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसीलिए इस मिशन का नाम हो जाता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया क्यों आ रहे थे? इंडियन लीडर्स से मिलने, है ना। तो अब ये आएंगे इंडिया, पर इनके आने से हमारे यहाँ कोई भी खुश नहीं था। इस मिशन में जो बातें लिखी गई थी उससे सारी की सारी पार्टीज ने रिजेक्ट किया कि भाई हमें नहीं चाहिए ये जो आप लोग हमें अब हमें देना चाहते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपकी साइड से, और आपने जो प्लान बनाया वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्रिप्स मिशन फेल कर जाता है तो कांग्रेस डिसाइड करती है कि अब वो एक्टिव स्टेप्स लेगी और ब्रिटिश को कंपेल करेगी कि भाई आप भारत छोड़ दो। क्विट इंडिया, क्विट मतलब होता है छोड़ना, इंडिया मतलब भारत, भारत छोड़ो आंदोलन अब चला रही थी कांग्रेस। मतलब वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट ला रही थी जिससे ब्रिटिशर्स को मजबूर किया जा सके कि भाई अब तुम जाओ हमारी कंट्री से। अगस्त 1942 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, और मास मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद कि गांधी जी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और उन्होंने लोगों को भी मोटिवेट किया। जब तक लीडर खुद मोटिवेटेड नहीं रहेगा, लोगों को कैसे मोटिवेट करेगा? तो गांधी जी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और स्लोगन दिया, वी शुड ईदर फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश और वी शुड डाई इन दिस अटेम्प्ट। देखो फिर से ध्यान से सुनो, या तो हम अंग्रेजों की चंगुल से अपने इंडिया को आज़ाद कर लेंगे और और या तो इस कोशिश में मर जाएंगे। समझ में आ रही है बात? डू और डाई, या तो इतनी कोशिश करो कि हम आज़ाद हो जाएं, और अगर हम आज़ाद नहीं कर पाए इंडिया को तो इस कोशिश में हमारा दम टूटे, हम शहीद हों, ऐसी तो कोशिश हम करें। तो डू और डाई का जो नारा आया ये कब आया? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में आया। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब चालू हुई बेटा? 1942 में। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे अंग्रेजों ने ही एओयूम ने बनाया था ना मतलब ब्रिटिशर्स के लिए भी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन रहा, पर 1942 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया अंग्रेजों ने। गांधी जी अरेस्ट हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी गई, पूरी कंट्री में रियॉट्स, दंगे होने लगे। जो गवर्नमेंट थी वो रूथलेसली अपनी पूरी कोशिश करने लगी कि ये सारे जो मूवमेंट है इसको बंद किया जाए, ठीक है। पीपल रिएक्टेड वायलेंटली, लोगों ने बहुत वायलेंटली रिएक्ट किया और एक पुलिस स्टेशन को तो आग लगा दी, पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी, रेलवे स्टेशन में जम के तमाशा किया। मतलब दूसरी जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाती थी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंबलाइज करती थी, उन सारी बिल्डिंग्स को हमने रेंसिंग किया, मतलब तोड़ा फोड़ा, आग लगा दी। जो आर्मी थी उसे बुलाया गया कि भैया हमसे तो नहीं हो रहा, पुलिस से नहीं हो रहा, चलो अब आप आओ और सप्रेशन करो। लगभग 10,000 लोग फायरिंग में मारे गए। जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जो रियॉट्स हुए, तो इस हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेशन की कोशिश की कि उसने चिंता भी नहीं की और हमारे 10,000 लोगों को मार दिया। और अल्टीमेटली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस मूवमेंट को पूरी तरह उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया, मतलब ख़त्म करवा दिया। 10,000 लोग कम नहीं होते बेटा, मॉरली डाउन हो गए इंडियंस के। और बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि भाई इंडिया की इंडिपेंडेंस तो इनएविटेबल है, हम आज़ाद तो होकर ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में लोगों का प्रदर्शन था, जो लोगों का प्रोटेस्ट था, उसने ये बात दिखा दी कि लोग अब तो सफरिंग से भी नहीं डर रहे हैं, लोग सफ़र करने को रेडी हैं, इवन मरने को भी रेडी हैं। वे पीपल वर विलिंग टू सफ़र, सफ़र मतलब परेशान होने को तैयार हैं, इवन मरने को तैयार हैं, पर उन्हें अब क्या चाहिए? सिर्फ आज़ादी, आज़ादी। ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी, और इन्होंने स्टार्ट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं भाई, इंडियन नेशनल आर्मी, सॉरी क्या, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने वाले थे ए.ओ. ह्यूम। कब बनाई थी? 1885 में। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का पूरा रूथलेस सप्रेशन हो गया ना, तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं हुई बेटा 1945 तक, है ना। अब 1945 में अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से स्टार्ट हुआ था वो 1945 में ख़त्म हो गया। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इतना ब्रूटल सप्रेशन हुआ, इस तरीके से हमारे लोगों को मारा गया
कि ये 3 साल फिर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, छोटे छोटे पॉकेट्स में एक्टिविटी होती रही, पर बहुत मास मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी वो कंटिन्यूड रही आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया अंडर द लीडर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देखो इंडिया में भी छोटे छोटे पॉकेट्स में होती रही और इंडिया के बाहर इन एक्टिविटीज़ को किसने कंटिन्यू किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ही वॉज द बेटा सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं, ये फाउंडर थे किसके? इंडियन नेशनल आर्मी के और आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है, और इन्होंने रिवोल्यूशनरी मेथड्स का यूज़ किया था आज़ादी को लेने के लिए। मतलब जहाँ गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, ये वायलेंस में बिलीव करते थे, इन्होंने रिवोल्यूशनरी मेथड्स का यूज़ किया फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस। तो वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन किया आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1939 में। बेटा बहुत सारी बातों में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के जो मेथड्स थे, जो व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होते थे और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1939 में। और वो फिर कोशिश करते हैं कि यार इंडिया की आज़ादी के लिए क्यों ना मैं फॉरेन पावर्स की हेल्प लूँ, है ना, जो ब्रिटेन के दुश्मन हो उनकी हेल्प लूँ। ऐसा कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो बस वही वाली फिलॉसफी सुभाष चंद्र बोस ने अडॉप्ट की। कौन सी वाली? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जैसे ब्रिटेन का दुश्मन था जर्मनी, जापान, इटली, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि चलो मैं जर्मनी जापान की हेल्प लेता हूँ क्योंकि ये ब्रिटेन के एनिमीज़ हैं। पर इन्हें कलकत्ता में हाउस अरेस्ट में रखा गया। पर नेताजी तो नेताजी थे, कब तक इन्हें नज़रबंद करके रखा जा सकता था? मार्च 1941 को सुभाष एस्केप कर जाते हैं हाउस अरेस्ट से, मतलब डिस्गाइज कर देते हैं लोगों को और भाग जाते हैं यहाँ से, है ना, इस हाउस अरेस्ट से निकल जाते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं आज़ाद हिंद फौज को। उस फौज में कौन होते हैं? इंडियन सोल्जर्स होते हैं बेटा, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे इन सिंगापुर बाय जापानीज़ आर्मी। बेटा ध्यान से सुनो, जब जापान लड़ रहा था तो हमारे सोल्जर्स को अंग्रेज़ों ने जापानीज से लड़ने के लिए भेजा। जापान ने हमारे सोल्जर्स को बंदी बना लिया, है ना, बंदी बना लिया। तो सुभाष चंद्र बोस जापान से बोले कि देखो ये हमारे लोग हैं, अल्टीमेटली ब्रिटेन आपका दुश्मन है, मैं भी ब्रिटेन को अपनी कंट्री से भगाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ क्या ऐसे हो सकता है कि ये जो लोग हैं इनसे मैं एक फ़ौज बना लूँ जिसका नाम मैं रखूँगा आज़ाद हिंद फौज। तो समझ में आई बात? मैंने इधर थोड़ा कंफ्यूज किया हो तो थोड़ा ध्यान से सुनो। जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें इंडियन सोल्जर्स थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। कहाँ पर थे? सिंगापुर में। इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध में कैदी किसने बनाया था? जापानीज़ ने। तो सुभाष चंद्र बोस जापानीज से बात करते हैं कि भाई प्लीज़ ना यार, हम इन्हें अपने अच्छे के लिए यूज़ कर लें क्या? तो उन्होंने बोला ओके बिल्कुल यूज़ करो। ही डिक्लेयर्ड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मरने से नहीं डरो भाई, आज़ादी तो चाहिए ना। आज हमें नहीं चाहिए, चलो ठीक है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या आप गुलामी देखना चाहते हो? नहीं ना, तो बेटर है कि आप मेरा साथ दो, गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, और वो थोड़े रेडिकल थे, रेवोल्यूशनरी मेथड को यूज़ करते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा। पर 1941 में वो हाउस अरेस्ट से भी भागे और ब्रिटेन के दुश्मनों के पास पहुँचे। और सबसे पहले जर्मनी, हिटलर से तो इन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली, पर जापान तैयार हो गया तो इन्होंने सिंगापुर में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनसे बनाई आज़ाद हिंद फौज। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो जापानीज़ आर्मी थी वो इंडिया तक पहुंच चुकी थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने जापानीज़ आर्मी को ज्वाइन किया और इंडिया में अंदर एंट्री ले ली। बोस ने स्लोगन दिया दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। पर बेटा अंग्रेज़ों की फ़ौज ज़्यादा थी, वेपन्स वगैरह इनके पास ज़्यादा थे, तो ये लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और ब्रिटिश आर्मी के सामने इन लोगों को सरेंडर करना पड़ा। जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था, आपको पता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा दिए। अब बॉम्ब गिरा दिए तो जापान को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। जापानीज़ आर्मी का सरेंडर, इट मीन्स आज़ाद हिंद फौज का भी सरेंडर।
नेक्स्ट टॉपिक, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। 1947 में ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि भाई हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना चाहेंगे इंडियंस को। कब तक कर देना चाहेंगे? जून 1948 तक। ठीक है बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे। उन्होंने एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया कि भाई कैसे इंडिया से दो इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, एक इंडियन यूनियन होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडी तो नहीं थी इस प्लान के लिए, पर सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल वर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। फिर से ध्यान से सुनो, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय थे। उन्होंने भैया टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम किया और कहा कि इंडिया से दो इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, एक होगा इंडियन यूनियन और दूसरा होगा पाकिस्तान। इंडियन नेशनल कांग्रेस इससे रेडी तो नहीं थी, पर फिर भी उसके ऊपर उसको काम करना पड़ा। सिंध, बलूचिस्तान, द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, ये सब सेपरेट हो गया इंडिया से और एक नई कंट्री बन गई जिसका नाम था पाकिस्तान। बेटा, वो बिल जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे गए थे माउंटबेटन प्लान के, उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन के जो प्रोविजंस थे जिस बिल में लिखे गए थे उसको रिप्रेजेंट किया। जुलाई 14 1947 को 14 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एटली ने, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्लान को प्रेजेंट किया और यहाँ पर पास होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फिर पास हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग के दो टुकड़े हो चुके थे, टू नेशंस बन चुके थे। एंड ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई कि भैया अगर आप एक फ्री नेशन बन जाओगे तो आपको संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई 1946 को और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम चालू हो गया कि भाई आज़ाद इंडिया में कैसा संविधान चलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया जस्ट बिफोर द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 और अपनी फेमस स्पीच दी जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ये स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना एक बार। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसे एनेक्ट किया गया, फिर अडॉप्ट किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हो गया था बेटा? 26 नवंबर 1949 को। और ये इफेक्ट में कब आया, मतलब हम कब से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने लग गए? तो वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बेटा, अगर किसी को यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है कि मैडम एनेक्टेड और अडॉप्टेड का मतलब क्या है, तो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पूरी तरह फाइनल कर लिया, ये एनेक्ट हो गया कब? 26 नवंबर 1949 को। पर ये इफेक्ट में मतलब लागू कब हुआ? तो वो लागू होता है, इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन फिर हम क्या मनाने लग गए? हमारा रिपब्लिक डे। तो बेटा इतने लंबे स्ट्रगल के बाद इंडिया आज़ाद हो गया, किससे? ब्रिटिश रूल से। ठीक है, पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का टाइम नहीं रहा। इतने दिनों से जिस आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे उस आज़ादी को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए क्योंकि कम्युनल रायट्स होने लगे इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न के कारण। आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी ना, तो फर्स्ट गदर देखना, सेकंड वाली गदर नहीं, फर्स्ट गदर। तो उस गदर मूवी में हम लोग देख पाएंगे कि कैसे दंगे होते हैं, कैसे लाखों लाख जानें जाती हैं। ठीक है, और जनवरी 30 1948 को तो हमारे जो बापू थे, द फादर ऑफ नेशन थे, महात्मा गांधी, उन्हें भी असैसिनेट कर देते हैं, उनकी भी हत्या कर देते हैं। कौन? नाथूराम गोडसे। चलो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट। तो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। द डैश वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और भाई इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए टू नेशंस में, ये प्लान कौन से वाइसरॉय ने दिया था? माउंटबेटन ने। देखो प्लान इनका नहीं था, प्लान तो पाकिस्तान बने रहने का किसका था? मुस्लिम लीग का था।
पर इस प्लान को प्रेजेंट करने वाले कौन थे? माउंट बेटन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था बेटा? तो 1942 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने 1930 में। और किसको ब्रेक किया था? सॉल्ट लॉ को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि 1929 है, 1930 में स्टार्ट हुआ। और कौन से लॉ को ब्रेक किया हमने? सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? तो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।